अपने चल रहा था सांद्रता पद। तो मैंने इन सांद्रता हल्का सा मैं इनको रिवाइज करा था। जो सांद्रता पद होते हैं, इन सांद्रता पदों को हम दो मात्रकों के रूप में क्या करते हैं, व्यक्त करते हैं। पहला मात्रक मैंने आपको बताया था भार भार मात्रक, और दूसरा मात्रक है भार आयतन मात्रक। तो भार भार मात्रक जो होते थे उसमें विलेय को भी भार में और विलेन को भी हम भार में व्यक्त करते थे, यानी विलेय को भी ग्राम में और विलेन की मात्रा को भी ग्राम में व्यक्त करते थे। तो ऐसे मात्रकों को हम क्या कहते थे, भार भार मात्रक। भार भार मात्रकों को अलग अलग मात्रकों में हमने बांटा। पहला मात्रक आप लोगों ने पढ़ा द्रव्यमान प्रतिशत या भार प्रतिशत। दूसरा था मोल अंश, मोल बिन या मोल प्रभार। तीसरा था अपने पास मोललता। मोललता अलग होती है और यह है मोललता। और चौथा है अपने पास पीपीएम, पार्ट पर मिलियन। तो ये जो चारों मात्रक है, ये चारों मात्रक अपने कौन से मात्रक है, भार भार मात्रक, क्योंकि इसमें कोई आयतन पद नहीं होता। इन चारों मात्रकों पर ताप का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। मैंने आपको पहले भी बता चुका हूं, केवल ताप से वही मात्रक प्रभावित होंगे जिनमें आयतन पद होता है। इनमें कोई आयतन पद नहीं होता, इसलिए इन मात्रकों पर ताप का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। आज अपन पढ़ेंगे भार आयतन मात्रक, यानी ऐसे मात्रक जिसमें विलेय की मात्रा को भार के रूप में व्यक्त करेंगे और विलेय की जो मात्रा है उस विलेय की मात्रा को हम आयतन के रूप में व्यक्त करेंगे। भार का मतलब है यहाँ पर ग्राम और आयतन का मतलब है यहाँ पर मिलीग्राम या मिलीलीटर या लीटर से। तो भार को तो हम ग्राम में व्यक्त करेंगे और आयतन को मिलीलीटर या लीटर में व्यक्त करेंगे। ऐसे मात्रकों को हम क्या कहेंगे, भार आयतन मात्रक। भार आयतन मात्रक में हम पढ़ेंगे चार मात्रक पढ़ेंगे। पहला मात्रक पढ़ेंगे हम भार आयतन प्रतिशत। पहले हमने पढ़ा था भार प्रतिशत, आज हम पढ़ेंगे भार आयतन प्रतिशत। दूसरा है मोलरता, तीसरा है नॉर्मलता और चौथा होता है अपना फॉर्मलता। तो आज पहला अब भार आयतन मात्रक। मैंने आपको बताया यहाँ क्या शब्द आ गया, देखो आप बच्चों, आयतन आ रहा है। तो मैंने आपको बताया था जिसमें भी आयतन आता है वो मात्रक ताप से प्रभावित होते हैं, क्योंकि जब हम ताप बढ़ा देते हैं तो आयतन का भी क्या हो जाता है, विस्तार हो जाता है, आयतन भी क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। जब इनका ताप बढ़ाने पर इनका आयतन परिवर्तित होता है तो इनके मात्रक भी क्या हो जाएंगे, परिवर्तित हो जाएंगे। तो ये जो चारों मात्रक है, ये चारों मात्रक ताप से प्रभावित होंगे, जबकि ये जो चारों मात्रक है ये चारों मात्रक ताप से प्रभावित नहीं होंगे। तो ऐसे मात्रक जिसमें विलेय को भी भार, विलेय को भार में और विलेय को आयतन के रूप में व्यक्त करेंगे, उन मात्रक को हम क्या कहेंगे, भार आयतन मात्रक। जिसमें पहला मात्रक आता है हमारे पास भार आयतन प्रतिशत। सांद्रता पद आ रहा है, वो सांद्रता पद आ रहा है हमारे पास भार आयतन प्रतिशत। अब देखो मैंने प्रतिशत हम किस पे निकालते हैं, 100 पर। तो भार आयतन प्रतिशत किसे कहेंगे, 100 मिलीलीटर विलेन में। किसमें, 100 मिलीलीटर विलेन में घुली हुई विलेय की ग्रामों में मात्रा क्या कहलाती है, भार आयतन प्रतिशत कहलाती है। भार आयतन प्रतिशत किसे कहेंगे, 100 मिलीलीटर विलेन में घुली हुई विलेय की ग्रामों में मात्रा को, उस विलेन की क्या कहेंगे, भार आयतन प्रतिशत। अब इसमें देखो मैंने विलेन की मात्रा को किस में लिया, मिलीलीटर में, और विलेय की मात्रा को मैंने किस में लिया, ग्राम में। तो भार आयतन मात्रक में मैंने यही बताया था, जिसमें विलेय को तो हम ग्राम में और विलेन को मिलीलीटर या लीटर में व्यक्त करेंगे। तो ऐसे मात्रकों को हमने क्या बोला था, भार आयतन मात्रक। भार आयतन मात्रक का पहला मात्रक है हमारे पास भार आयतन प्रतिशत। तो भार आयतन प्रतिशत हम किसे कहेंगे, 100 मिलीलीटर विलेन में घुली हुई विलेय की ग्रामों में मात्रा को, उस विलेन की क्या कहेंगे, भार आयतन प्रतिशत। क्योंकि हम परसेंट निकाल रहे हैं तो परसेंट किस पे निकलेगी, 100 पर निकलेगी। अब देखो इसका फॉर्मूला क्या हो गया, भार आयतन परसेंट बराबर, इसको द्रव्यमान आयतन प्रतिशत भी कह सकते हैं, विलेय की मात्रा ग्रामों में, विलेय की मात्रा किसमें रहेगी, ग्राम में, अपॉन विलेन का आयतन, विलेन का आयतन, विलेन का आयतन किसमें है, मिलीलीटर में, इनटू 100
कौन से सूत्र से हम भार आयतन ज्ञात कर लेते हैं? विलेय की मात्रा अपॉन विलेन का आयतन इनटू 100। सपोज करो आपके पास कोई क्वेश्चन दे दिया, उसके अंदर मैं यह क्वेश्चन बना रहा हूं, उसने कह दिया 10 ग्राम NaOH, 10 ग्राम NaOH 100 मिलीलीटर विलेन में घुला हुआ है, विलेन में घुला हुआ है, तो W/V% ज्ञात करो। यानी W/V का मतलब, W का मतलब भार, V का मतलब है आयतन, भार आयतन प्रतिशत ज्ञात करो। अब आप इस सवाल में देखो, विलेय कौन है? NaOH। जिसको गोला जाता है वो क्या होता है? विलेय। जिसमें गोला जाता है विलाय, दोनों मिल जाते हैं तो क्या बनता है? विलेय। तो विलेय का भार कितना है? 10 ग्राम। विलेन का आयतन कितना दे रखा है? विलेन का आयतन 100 मिलीलीटर। विलेन का आयतन 100 मिलीलीटर। उसने पूछा अपन से कि W/V% हमें क्या करना है? ज्ञात करना है। फॉर्मूला क्या है हमारे पास? W/V% बराबर विलेय का भार ग्राम में, विलेय का भार कितना है? देखो 10, विलेन का आयतन 100 इंटू 100, प्रतिशत ज्ञात करें 100, तो क्या आंसर आया हमारे पास? 10% W/V हमारा क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। यानी इस विलेन का जो भार आयतन प्रतिशत होगा वो कितना होगा? 10% होगा। अब आपके बहुत सारी चीजों में, बहुत सी आप सिरप लाते हो, उनमें लिखा रहता है, जैसे किसी सिरप के अंदर आपके पास लिखा हुआ है 0.5 W/V%, क्या NaCl है, क्या लिखा हुआ है? देखो सपोज करो 0.5 W/V% NaCl। अब आपसे पूछ लिया गया कि इसका क्या अर्थ होता है, तो इसका मतलब क्या है कि जो ये 0.5 ग्राम है W, ये विलेय की मात्रा है। विलेय कौन है? NaCl। यानी इस सॉल्यूशन में जो हमारे पास विलेन है, इस विलेन में NaCl की मात्रा कितनी है? 0.5 ग्राम है, और विलेन की मात्रा कितनी होगी? 100 मिलीलीटर। यानी इसका मतलब क्या हुआ कि 100 मिलीलीटर विलेन में 0.5 ग्राम NaCl विलेन मिला हुआ है। इस तरह से कोई भी क्वेश्चन दे दे, उसने कह दिया 0.25% W/V का क्या अर्थ है, तो इसका मतलब ये हुआ कि विलेय की जो मात्रा है वो कितनी है? 25 ग्राम। यानी 0.25 ग्राम विलेय 100 मिलीलीटर विलेन में घुला हुआ है। इसका इस प्रकार क्या होगा? आयतन। तो हमारे इस टाइप से वो मात्रक दे देगा तो हम उसका अंदाजा लगा लेंगे कि इसमें जो विलेय की मात्रा है वो कितनी है? 0.25, और विलेन की जो मात्रा है वो विलेन की मात्रा कितनी होगी? 100 ml होगी। V का मतलब होता है आयतन, तो ये भार आयतन प्रतिशत। तो भार आयतन प्रतिशत हम किसे कहेंगे कि 100 मिलीलीटर विलेन में घुली हुई विलेय की ग्रामों में मात्रा को, उस विलेन का क्या कहते हैं? भार आयतन प्रतिशत। तो ये है बच्चों हमारा भार आयतन प्रतिशत। दूसरा पद आ रहा है हमारे पास सांद्रता में। भार आयतन प्रतिशत का पहला पद मैंने भार मात्रक, भार आयतन मात्रक का पहला पद बताया था मैंने, भार आयतन प्रतिशत। अब हम दूसरा पद पढ़ेंगे सांद्रता का। मोल हमारे पास सेकंड, सांद्रता पद में सेकंड आता है मोलरता। मोलरता को हम कैपिटल M से व्यक्त करते हैं। मोलरता को किससे व्यक्त करते हैं? कैपिटल M से व्यक्त करते हैं। अब किसी भी विलेन की जो मोलरता होती है, यानी उसकी बहुत ज्यादातर जो विलेन होते हैं, इन विलेनों की जो सांद्रता होती है वो सांद्रता मोलरता के रूप में व्यक्त करते हैं। आप बहुत से सॉल्यूशन पे लिखा रहता है 25 m, किसी पे लिखा रहता है 10 m। इसका मतलब क्या है? इस विलेन की मोलरता कितनी है? 25, इस विलेन की मोलरता कितनी है? 10। तो इस m का मतलब ही क्या होता है? यहाँ पर मोलरता। मोलरता को हम कैपिटल M से व्यक्त करते हैं। तो मोलरता किसे कहते हैं? मोलरता एक भार आयतन पद है। तो मोलरता हम किसे कहेंगे? 1 लीटर विलेन। मोलरता हमेशा 1 लीटर पे निकालेंगे। 1 लीटर विलेन में घुली हुई विलेय के ग्राम मोलों की संख्या को उस विलेन की मोलरता कहते हैं। मोलरता किसे कहेंगे? 1 लीटर विलेन में घुली हुई
विलेय के मोलों की संख्या को विलेय की मोलरता कहते हैं। किसे कहेंगे मोलरता? 1 लीटर विलेय में घुली हुई विलेय के मोलों की संख्या या ग्राम मोलों की संख्या को उस विलेय की क्या कहते हैं? हम मोलरता कहते हैं। मोलरता को हम कैपिटल एम से व्यक्त करते हैं। किससे व्यक्त करते हैं? कैपिटल एम से। तो जो मोलरता ज्ञात करना है, इस मोलरता ज्ञात करने का फॉर्मूला हमारे पास क्या हुआ? देखो इधर, मोलरता बराबर विलेय के मोलों की संख्या अपॉन विलेय के मोलों की संख्या अपॉन विलेय का आयतन। या आयतन किस में रहेगा? यहाँ पर लीटर में। तो किसी भी विलेय की मोलरता हमें ज्ञात करनी हो तो हम कैसे ज्ञात करेंगे? विलेय के मोलों की संख्या अपॉन विलेय का आयतन। चूंकि हम जानते हैं जो मोलों की संख्या होगी n बराबर W अपॉन m होगी, यानी विलेय का भार अपॉन उसका अनुपात। इस सूत्र के द्वारा हम क्या ज्ञात कर लेते हैं? मोलों की संख्या। तो मोलों की संख्या की जगह में लिख देते हैं तो क्या फॉर्मूला बना? देखो हमारे पास मोलरता बराबर विलेय के मोलों की संख्या क्या आ गई? W अपॉन m इनटू विलेय का आयतन क्या मान ले? V मान ले। ये किसमें है? लीटर में। अगर बाई चांस ये तो लीटर में दे रखा है तो ये फॉर्मूला लगा देंगे। यदि हमें विलेय का आयतन मिलीलीटर में दे रखा हो, किसमें दे रखा हो? विलेय का आयतन मिलीलीटर में दे रखा हो, इसमें दे रखा हो विलेय का आयतन मिलीलीटर में, तो हम मोलरता कैसे ज्ञात करें? क्योंकि फॉर्मूले में तो लीटर ही आएगा। अब हम जानते हैं मिलीलीटर को लीटर में बदलने के लिए 1000 से डिवाइड कर देते हैं। तो यहाँ पर मोलरता का फॉर्मूला क्या बन गया हमारे पास? मोलरता बराबर W अपॉन m इंटू V। ये V किसमें है? मिलीलीटर। अब इस मिलीलीटर को लीटर में बदलना है तो डिवाइड क्या करते हैं? 1000। तो ये 1000 कहाँ पर चले जाएंगे? ऊपर चले जाएंगे। तो इस सूत्र के द्वारा हम क्या निकाल लेंगे? उस विलेय की मोलरता ज्ञात कर लेंगे। जब हमारे पास आयतन लीटर में दे रखा है तो ये फॉर्मूला लगा देंगे, विलेय का भार अपॉन विलेय का अणुभार इंटू विलेय का आयतन। तो W क्या है यहाँ पर हमारे पास? विलेय का भार ग्राम में। m क्या है? अनुभार। विलेय का अनुभार, विलेय का अनुभार बोलते हैं मोलर द्रव्यमान को। और कैपिटल V क्या है? विलेय का आयतन। अगर आयतन लीटर में है तो ये फॉर्मूला लगा देंगे, और आयतन मिलीलीटर में है तो उसको 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हम उस विलेय की क्या निकाल सकते हैं? मोलरता ज्ञात कर सकते हैं। जैसे सपोज करो कोई सवाल लिख रहा हूं मैं, मोलरता हम किस प्रकार ज्ञात करते हैं? देखो बच्चों, मोलरता पर किस प्रकार क्वेश्चन आएगा। जैसे मैं एक सवाल करा रहा हूं आपको, एक एग्जांपल करा रहा हूं कि 20 ग्राम NaOH 500 मिलीलीटर विलेय में घुला हुआ है। इस विलेय की मोलरता ज्ञात करो। क्या ज्ञात करना है अपन को? इस विलेय की मोलरता ज्ञात करना है। तो सबसे पहले जो चीजें हमें दे रखी है उन चीजों को लिख लो। विलेय कौन है? NaOH। विलेय कौन घुला हुआ है? NaOH। NaOH का भार कितना दे रखा है? देखो 20 ग्राम। NaOH का भार कितना दे रखा है हमें? 20 ग्राम। तो NaOH का भार किससे लिखते हैं? W से। NaOH का अणुभार निकालो, क्योंकि यहाँ पर हमारे फॉर्मूले में अणुभार की, क्योंकि हम जानते हैं मोलरता मिलीलीटर में दे रखा है, तो मोलरता ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या है हमारे पास? मोलरता बराबर विलेय का भार अपॉन विलेय का अणुभार इंटू V इंटू 1000। क्योंकि आयतन किसमें दे रखा है? इसमें हमें मिलीलीटर में दे रखा है। आयतन किसमें दे रखा है? मिलीलीटर में। इसलिए हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 20। तो W का मान कितना दे रखा है? 20। विलेय का अणुभार कौन है यहाँ पर? NaOH। हम जानते हैं NaOH का परमाणु भार होता है 23 प्लस ऑक्सीजन 16 प्लस 1, तो टोटल कितना आ गया? ये 40 आ गया। 40 ग्राम पर मोल। ये हमारे पास क्या आ गया? विलेय का अणुभार आ गया। विलेय का आयतन
आयतन, ये आ गया m, विलेन का आयतन यानी v बराबर कितना है 500 ml मिलीलीटर। जब विलेन का आयतन मिलीलीटर में दे देता है तो हम मोलरता कौन से सूत्र से ज्ञात करते हैं? मोलरता बराबर विलेय का भार अपॉन विलेय का अणुभार इंटू विलेन का आयतन इंटू 1000। देखो विलेय का भार कितना दे रखा है 20 अपॉन विलेय का अणुभार 40 इंटू आयतन 500 इंटू 1000। 500 से 1000 ये कट के 2 बार, तो क्या है हमारे पास 4/4 यानी 1 m आंसर आ गया। कितना आंसर आ गया 1 m। इस विलेन की जो मोलरता होगी वो कितनी होगी 1 m। 1 m का मतलब क्या 1 मोल प्रति लीटर। इस विलेन की मोलरता का जो मात्रक होगा, क्योंकि मोलरता का मात्रक, मोलरता का सूत्र क्या है मोलों की संख्या अपॉन विलेन का आयतन यानी मोल प्रति लीटर। मोलरता का क्या होता है आयतन होता है, मोल प्रति लीटर मोलरता की इकाई होती है। अब आपके कभी कभी क्वेश्चन आ गया कि किसी विलेन की मोलरता 1 मोल प्रति लीटर है। क्या क्वेश्चन आ गया? किसी विलेन की मोलरता 1 मोल प्रति लीटर है, तो इसका अर्थ क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ बच्चों कि इस विलेन में 1 मोल विलेय, क्या 1 मोल विलेय 1 लीटर विलेन में घुला हुआ है। जैसे आपके क्वेश्चन लिख दिया जाएगा, वो उसने लिख दिया 0.25 mNaOH, 0.25 mNaOH। इस m का मतलब होता है मोल प्रति लीटर। m का मतलब क्या हुआ? मोल प्रति लीटर होगा। अब इसका मतलब क्या हुआ कि 0.25 मोल NaOH, NaOH क्या है यहाँ पर विलेय, 0.25 मोल NaOH 1 लीटर विलेन में घुला हुआ है। इसका अर्थ क्या हुआ? 0.25 मोल NaOH 1 लीटर विलेन में घुला हुआ है। तो किसी भी विलेन की मोलरता हम आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। मोलरता ज्ञात करने का सूत्र क्या है कि विलेय के मोलों की संख्या अपॉन विलेन का आयतन। आयतन किस में लेंगे? लीटर में। अगर मोलों की संख्या हम जानते हैं, विलेय का भार अपॉन उसका अणुभार, तो ये तो क्या हो जाएगी मोलों की संख्या, आयतन इंटू v। अगर v हमें मिलीलीटर में दे रखा है तो 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर v मिलीलीटर में नहीं दे रखा है तो फिर हम 1000 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। लीटर में है तो इस 1000 को हटा देंगे और मिलीलीटर है तो इस 1000 को लगा देंगे। इस प्रकार हम किसी भी विलेन की क्या ज्ञात कर सकते हैं? मोलरता ज्ञात कर सकते हैं। तो मोलरता इंपॉर्टेंट है बच्चों। मोलरता किसे कहते हैं? हम 1 लीटर विलेन में घुली हुई विलेय के ग्राम मोलों की संख्या को उस विलेन की मोलरता कहते हैं। 1 लीटर विलेन में घुली हुई विलेय के ग्राम मोलों की संख्या को उस विलेन की मोलरता कहते हैं। मोलरता को m से व्यक्त करते हैं और मोलरता की जो इकाई होती है वो इकाई होती है मोल प्रति लीटर। मोलरता जो है ये भार आयतन पद है, क्योंकि इसमें भार भी आ रहा है और आयतन भी आ रहा है, तो ये ताप से प्रभावित होती है। ताप बढ़ाने पर मोलरता का मान कम हो जाता है। वो कम क्यों हो जाता है? क्योंकि मोलरता का जो मैंने फॉर्मूला बताया मोलों की संख्या अपॉन आयतन, तो आयतन बढ़ाएंगे तो मोलरता का मान क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, क्योंकि ताप बढ़ाने पर आयतन क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। जब आयतन बढ़ जाता है तो मोलरता का मान क्या हो जाता है? कम हो जाता है। ये हमारा दूसरा सांद्रता पद है। अब हमारे पास आ रहा है तीसरा सांद्रता पद। अगला हमारे पास भार आयतन मात्रक में जो पद आ रहा है, सांद्रता का जो पद आ रहा है वो आ रहा है हमारे पास नॉर्मलता। बहुत सारे विलेनों की जो सांद्रता है वो सांद्रता हम नॉर्मलता के रूप में भी ज्ञात करते हैं। बहुत से विलेनों में आपने लिखा होगा 10 NaOH। तो इस n का जो मतलब हो रहा है, इस मतलब ही नॉर्मलता हो रहा है, क्योंकि नॉर्मलता को, नॉर्मेलिटी को कैपिटल N से व्यक्त करते हैं। किससे व्यक्त करते हैं? कैपिटल। तो ये नॉर्मलता होती क्या है? किसे हम नॉर्मलता कहते हैं? तो जैसे मोलरता ज्ञात करते हैं उसी प्रकार हम क्या ज्ञात कर लेते हैं? नॉर्मलता। तो नॉर्मलता किसे कहते हैं? 1 लीटर विलेन में, 1 लीटर विलेन में घुली हुई विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या। मोलरता में तो मोलों की संख्या आती है, यहाँ पर किसकी संख्या? ग्राम तुल्यांकों की संख्या को उस विलेन की नॉर्मलता कहते हैं। नॉर्मलता किसे कहेंगे? 1 लीटर विलेन में घुले हुए विलेय
विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या को उस विलेय की नॉर्मलता कहते हैं। नॉर्मलता को हम कैपिटल एन से व्यक्त करते हैं। किससे व्यक्त करते हैं? कैपिटल एन से। तो अब इसका फॉर्मूला क्या हुआ? क्या सूत्र बना? नॉर्मलता। नॉर्मलता बराबर विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या, ग्राम तुल्यांकों की संख्या अपॉन विलेय का आयतन। विलेय का आयतन, यह आयतन किसमें होगा? लीटर में होगा। आयतन किसमें होगा? अब यहाँ पर, वहां पर तो आपके मोलरता में तो मोलों की संख्या आएगी, यहाँ पर कौन सा शब्द आया? तुल्यांकों की संख्या। तो बच्चों तुल्यांकों की संख्या ज्ञात करना हमें आना चाहिए। तुल्यांकों की संख्या बराबर होता है विलेय के तुल्यांकों की संख्या। किसकी निकालेंगे? विलेय। तो विलेय के जो तुल्यांकों की संख्या ज्ञात करते हैं, विलेय के भार में उसके तुल्यांकी भार का भाग दे देते हैं। 11 में पढ़ा था हमने तुल्यांकी भार। अभी मैं फिर सिखाऊंगा आपको तुल्यांकी भार हम कैसे ज्ञात करते हैं। तो तुल्यांकों की संख्या बराबर होता है विलेय का भार, विलेय का भार। विलेय का भार हम W मानते हैं और विलेय का ही, विलेय का तुल्यांकी भार, विलेय का तुल्यांकी भाग को हम ई से व्यक्त करते हैं। तो तुल्यांकों की संख्या बराबर क्या हो गया? विलेय का भार अपॉन उसका तुल्यांकी भार। तो हमारे पास नॉर्मलता का जो फॉर्मूला आ गया, नॉर्मलता इक्वल टू तुल्यांकों की संख्या क्या होगी हमारे पास? W अपॉन ई इंटू वी। ये किसमें? लीटर में। W क्या है? विलेय का भार। ई क्या है हमारे पास? विलेय का तुल्यांकी भार। तो W अपॉन ई से तो हम क्या निकाल लेंगे? तुल्यांकों की संख्या निकाल देंगे। अपॉन क्या आ रहा है? आयतन, विलेय का आयतन। आयतन किसमें है? लीटर में। अगर यह आयतन मिलीलीटर में दे रखा हो, जैसे मोलरता में दे रखा था, तो हमारे पास फॉर्मूला हो जाएगा नॉर्मलता इक्वल टू W अपॉन ई इंटू वी। वी किसमें दे रखा हो? मिलीलीटर। तो हम क्या करेंगे? 1000 से क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। तो उस विलेय की क्या आ जाएगी? नॉर्मलता आ जाएगी। नॉर्मलता का जो मात्रक होगा, नॉर्मलता की जो इकाई होगी, ये इकाई होगी ग्राम तुल्यांक, क्योंकि यहाँ क्या आ रहा है? तुल्यांक होगी, ग्राम तुल्यांक प्रति लीटर होगी। नॉर्मलता की इकाई क्या होगी? ग्राम तुल्यांक प्रति लीटर होगी। अब यह कंडीशन आगे बच्चों कि ये तुल्यांकी भार, सर ये तुल्यांकी भार आ रहा है, यहाँ पर क्या आ रहा है बच्चों? यहाँ पर तुल्यांकी भार। क्योंकि सबसे पहले हमें नॉर्मलता ज्ञात करने के लिए तुल्यांकों की संख्या ज्ञात करनी पड़ेगी। और बच्चों तुल्यांकों की संख्या, जैसे हम मोलों की संख्या ज्ञात करते थे, तो मोलों की संख्या में तो क्या करते थे? पदार्थ का भार अपॉन उसका अणुभार। अणुभार तो आप आता है आपको निकालना। अब आज हम क्या करेंगे? तुल्यांकी भार भी सीखेंगे। सिंपल है, तुल्यांकी भार हम कैसे निकालते हैं 2 सेकंड में आपको बता दूंगा। तो तुल्यांकी भार कैसे ज्ञात करते हैं? क्योंकि हमें यहाँ किसकी जरूरत पड़ रही है? तुल्यांकों की संख्या निकालने के लिए तुल्यांकी भार की। हमने डायरेक्ट फॉर्मूला लिखा, विलेय का भार अपॉन विलेय का तुल्यांकी भार। W क्या है यहाँ पर? विलेय का भार। E क्या है? विलेय का तुल्यांकी भार। V क्या है? विलेय का आयतन। तो तुल्यांकी भार हम कैसे ज्ञात करते हैं? तुल्यांकी भार ज्ञात करना सीखो बच्चों। देखो, हमने 11th क्लास में पढ़ा था तुल्यांकी भार। पहले मैं बता देता हूँ तुल्यांकी भार कैसे हम ज्ञात करते हैं, तुल्यांकी भार क्या होता है। तुल्यांकी भार किसे ज्ञात करते हैं? हमने हाइड्रोजन के आधार पर निकाला था। हाइड्रोजन, कोई किसी भी पदार्थ का तुल्यांकी भार वह भार होता है जो हाइड्रोजन के 1 भार भाग, कार्बन के 12 भार भाग, क्लोरीन के 35.5 भार भाग को क्या कर दे? विस्थापित कर दे। उस भार भाग को क्या कहेंगे? हम तुल्यांकी भार कहते हैं। तुल्यांकी भार ज्ञात करने के लिए हम अम्ल का तुल्यांकी भार अलग तरीके से निकालते हैं, क्षार का तुल्यांकी भार अलग तरीके से निकालते हैं, और लवण का तुल्यांकी भार हम अलग तरीके से निकालते हैं। मैं आपको तुल्यांकी भार, सपोज करो मैं विलेय अम्ल के रूप में, तो अम्ल का तुल्यांकी, इधर ध्यान से देखो, अम्ल का तुल्यांकी भार। तो अम्ल का जो तुल्यांकी भार होगा, जैसे हम मोलों की संख्या निकालते हैं, अणुभार निकालते हैं, ठीक इसी प्रकार हम क्या ज्ञात करना सीखेंगे? तुल्यांकी। तो तुल्यांकी भार बराबर क्या होता है? विलेय का अणुभार, विलेय का अणुभार अपॉन अम्ल के लिए जब ज्ञात करते हैं तो अपॉन अम्ल की क्षारकता। कौन सा सूत्र से तुल्यांकी भार निकालते हैं हम? अम्ल का अणुभार अपॉन अम्ल की क्षारकता। यह जो क्षारकता है, इस क्षारकता का मतलब हो रहा है बच्चों H+ आयनों की संख्या।
आयनों की संख्या कि उस अम्ल में कितने H प्लस आयन है, वो अम्ल कितने H प्लस आयन, क्योंकि हम उसे कहते हैं जो जल में घोलने पर H प्लस आयन देता है, उसे हम क्या कहते हैं अम्ल। तो कितने H प्लस आयनों को क्या करता है, विस्थापित कर देता है। इन प्रतिस्थापित H प्लस आयनों की जो संख्या होती है, इस संख्या को हम कहते हैं सारकता। जैसे मैं आपको समझाऊं, H2SO4 का आपसे तुल्यांक की बात करते हैं, H2SO4 का तुल्यांक की बात, तो क्या फॉर्मूला लगेगा, H2SO4 का अणुभार, H2SO4 का अणुभार अपॉन इस H2SO4 की सारकता। अब देखो इधर ध्यान से, H2SO4 का अणुभार निकाल रहे हैं, 2 प्लस सल्फर है, सल्फर का 32 प्लस 4 × 16, क्योंकि ऑक्सीजन का परमाणु भार होता है 16, तो टोटल कितने आ गए, 34 प्लस 64, तो ये आ गया 98। कितना आ जाएगा, तो H2SO4 का ये 98 जो आया, ये इसका अणुभार आया। अब इसमें H2SO4 जब हम जानते हैं, H2SO4 का जो आयन होगा 2H प्लस SO4 माइनस 2, यानी इसमें H प्लस आयनों की संख्या कितनी है, 2 है, तो इसका H2SO4 का तुल्यांकी भार क्या होगा, अणुभार 98 अपॉन 2, कितना आ जाएगा, 49 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, तो ये H2SO4 का अणुभार तो कितना है, 98 है, लेकिन इसका तुल्यांकी भार 98 नहीं है, इसका तुल्यांकी भार कितना है, 49 है। बहुत सी चीजों में अणुभार तुल्यांकी भार सेम आता है, लेकिन कंफर्म नहीं, वो अपन को फॉर्मूले से निकालना पड़ेगा। तो अणुभार में हमने अम्ल का जब भी हम तुल्यांकी भार ज्ञात करेंगे, उस अम्ल के अणुभार में उसकी सारकता का क्या कर देंगे, भाग दे देंगे, तो अम्ल का क्या आ जाएगा, अणुभार आ जाएगा। अब सारकता मैंने आपको बताई है कि अम्ल में H प्लस आयनों की संख्या को क्या कहते हैं, सारकता। जैसे हमने H2SO4 का तुल्यांकी भार निकाला, तो H2SO4 का अणुभार और इसके H2SO4 में कितने H प्लस आयन होते हैं, 2 H प्लस आयन, तो इसकी सारकता कितनी होगी, 2, तो ये इसका क्या आ जाएगा, तुल्यांकी भार। इसी प्रकार हम ज्ञात करते हैं बच्चों सार का तुल्यांकी भार, क्योंकि 3 चीज होती है, या तो कोई पदार्थ अम्लीय प्रकृति का होगा, या सार होता है, या लवण होता है। पदार्थ तो 3 ही होते हैं ना, अम्ल, सार और लवण। तो सार का तुल्यांकी भार, तो वही सार का तुल्यांकी भार, यानी सार का, इधर देखो, अणुभार अपॉन इसकी अम्लता, उल्टा चलता है, यहाँ सारकता लेंगे तो यहाँ क्या लेंगे, अम्लता। अब अम्लता किसे कहेंगे, अम्लता होती है OH माइनस आयनों की संख्या को। किसी भी सार में कितने OH माइनस आयन होते हैं, हाइड्रोक्साइड आयनों की संख्या, क्योंकि सार उसे कहते हैं जो जल में घोलने पर हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं, और इन हाइड्रोक्साइड आयनों की संख्या को हम क्या कहते हैं, सारकता। इन हाइड्रोक्साइड आयनों की संख्या को हम क्या कहते हैं, अम्लता कहते हैं, और H प्लस आयनों की जो संख्या होती है, उस H प्लस आयनों की संख्या को क्या कहते हैं, सारकता। तो जब सार का तुल्यांकी भार ज्ञात करते हैं, तो सार के अणुभार में उसकी अम्लता का क्या कर देंगे, भाग दे देंगे, तो सार का क्या आ जाएगा, तुल्यांकी भार आ जाएगा। जैसे सपोज करो हमें NaOH का तुल्यांकी भार निकालना है, किसका, NaOH का, तो NaOH का जो अणुभार है ये 23 प्लस 16 प्लस 1, तो ये कितने हो गए, 40 हो गया अणुभार। तो अब इसमें H प्लस NaOH का आयनन करेंगे तो ये Na प्लस और OH माइनस, यानी ये संख्या तो एक ही होगी, तो इसकी जो अम्लता आएगी, ये अम्लता कितनी है, 1। तो फॉर्मूला क्या बताया था मैंने, सार का तुल्यांकी भार बराबर सार का अणुभार, सार का अणुभार कितना है हमारे पास 40, और इसकी अम्लता कितनी आएगी, 1, तो इसका तुल्यांकी भार कितना आएगा, 40 ही आएगा। तो यहाँ पर इसका अणुभार भी 40 ही था, और तुल्यांकी भार भी क्या आ रहा है, 40, क्योंकि इसकी जो अम्लता आ रही है वो अम्लता क्या होगी, 1 ही होगी, तो इसका अणुभार और तुल्यांकी भार क्या होगा, सेम होगा। तो आपको तो ध्यान रखना चाहिए कि सार का हम तुल्यांकी भार किस प्रकार ज्ञात करते हैं। तो सपोज करो अगर ये दे देता CaOH का होल ट्वाइस, तो इसकी तो सार अम्लता कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी, तो इसमें 2 का भाग देंगे। अगर OH एक ही है तो हम 1 का भाग देंगे। तो सार का तुल्यांकी भार निकालने का सबसे सीधा तरीका है कि सार के अणुभार में उसकी अम्लता का भाग दे देंगे। अम्ल का तुल्यांकी भार निकालने का सबसे आसान तरीका है कि अम्ल के अणुभार में उसकी सारकता का क्या कर देंगे, भाग दे देंगे। तीसरी चीज आती है हमारे पास लवण का तुल्यांकी भार, आती है लवण का तुल्यांकी भार, लवण का तुल्यांकी भार। अब लवण का तुल्यांकी भार को ज्ञात करते हैं उस लवण के अणुभार में, हम लवण के अणुभार में उसमें धनावेश या ऋणावेश का क्या कर देंगे, भाग दे देंगे, धनावेश या ऋणावेश का क्या कर देंगे, भाग। जैसे सपोज करो मैं एक कोई लवण ले रहा हूं, कैल्शियम कार्बोनेट,
कैल्शियम कार्बोनेट का तुल्यांकी भार। अब इस कैल्शियम कार्बोनेट में दो आयन है, एक तो Ca+2 है और दूसरा कार्बोनेट आयन है। तो इसका तुल्यांकी भार हम कैसे निकालेंगे? Ca+2 प्लस CO3-2, इसका अणुभार लिख देंगे और इसकी संयोजकता यानी धनावेश कितना है? इसका धनावेश 2 और इसका ऋणावेश कितना है? 2। अब इसका देखो, कैल्शियम का परमाणु भार 40 होता है, एक ही कैल्शियम है, तो ये 40 अपॉन क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। CO3 का टोटल अणुभार निकालेंगे, कार्बन का कितना होता है? प्लस 12 प्लस ऑक्सीजन का 16 होता है, 3 16 कितने होंगे? 48, 60 हो जाएंगे अपॉन 2। तो ये कितना है हमारे पास? 40 अपॉन 2 प्लस 60 अपॉन 2, तो ये हो गया 20 प्लस 30 यानी 50। यानी उसके जो कहने का मतलब है लवण का तुल्यांकी भार ज्ञात करने के लिए उसके आयनों में उसके आयनों का अणुभार लिखकर उसकी संयोजकता का क्या कर देंगे? भाग दे देंगे, तो उस लवण का क्या आ जाएगा? तुल्यांक। जब हम तुल्यांकी भार ज्ञात कर लेंगे तो तुल्यांकों की संख्या निकाल लेंगे। तुल्यांकों की संख्या कैसे? अभी मैंने बताई थी आपको नॉर्मलता में कि उसके विलेय तुल्यांकों की संख्या ज्ञात करने के लिए उसमें किसका भाग? विलेय के जो भार होता है उस विलेय के भार में तुल्यांक भार का क्या कर देते हैं? भाग दे देते हैं, तो तुल्यांकों की संख्या आ जाएगी। जब हमारे पास तुल्यांकों की संख्या आ जाएगी तो हम उस विलेय की क्या कर लेंगे? नॉर्मलता ज्ञात कर लेंगे। अपन पढ़ेंगे इस नॉर्मलता पर आधारित जो भी न्यूमेरिकल्स होंगे उन न्यूमेरिकल्स को अपन क्या करेंगे? कल वाले लेसन में चेक टॉपिक में पढ़ेंगे।